नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 की परीक्षा 19 सितंबर 2021 को संपन्न हो गई। उसके आंसर की क्वेश्चन नंबर 61, एडम स्मिथ करारोपण सिद्धांत में कौन सा एडम स्मिथ का सिद्धांत नहीं है? तो एडम स्मिथ का सिद्धांत पर्याप्तता का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी, समता और निश्चितता, सुविधा और मितव्ययिता का सिद्धांत एडम स्मिथ ने करारोपण के सिद्धांत बताए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से परीक्षण या परीक्षणों के प्रकार को फिशर्स आदर्श सूचकांक के द्वारा संतुष्ट किया जाता है? तो फिशर का आदर्श जो सूचकांक है वो तत्व उत्क्रमता और समय उत्क्रमता जो है फैक्टर और टाइम रिवर्सल, ये दोनों टेस्ट, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल, फिशर का सूचकांक संतुष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है सी। सर्कुलर टेस्ट जो है वो कोई भी भारित सूचकांक, यहाँ तक कि फिशर का सूचकांक भी इसको पूरा नहीं कर सकता है, यह कर पाता है 63। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी जो है किसान संपदा योजना, ये 2017 में शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर है सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मदें वैयक्तिक आय में सम्मिलित नहीं होती हैं? तो वैयक्तिक आय में जो निगम कर है, निगम आय कर, ये शामिल नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि माध्य विचलन का मान न्यूनतम होता है जब उसकी गणना निम्नलिखित में से किससे की जाए? तो इसका सही उत्तर है माध्यिका यानी बी। माध्यिका से जब माध्य विचलन की गणना की जाती है तो निश्चित होता है, इसका योग न्यूनतम होता है, निश्चित होता है। 66 अगला, 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को। अगला प्रश्न है कि कर विवर्तन पर प्रभाव पड़ता है? तो मांग पूर्ति की लोच, उत्पत्ति के नियम और समय। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने अपने व्यापार चक्र मॉडल में प्राथमिक व द्वितीयक लहरों का समावेश किया है? तो इसका सही उत्तर है पॉल सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने गुणक और त्वरक के माध्यम से व्यापार चक्र सिद्धांत को स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है, इसमें सूची को सुमेलित करना है। तो वास्तविक शेख सिद्धांत जो है वो जॉन पेटिंकन का है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत फ्रीडमैन का, संपदा प्रभाव पीगू और मुद्रा व कीमतों का सिद्धांत कीन्स। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि 1993 में रंगराजन समिति किस लिए गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है भुगतान संतुलन। यद्यपि रंगराजन समिति का संबंध जो है वो गरीबी मापन से भी है। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है। इसका सही उत्तर है सी। और अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार के बजट वर्ष 2021-22 के प्रावधान के अनुसार निम्न मदों पर होने वाले व्ययों को घटते हुए क्रम में लिखना है। जो सरकार का, केंद्रीय सरकार का व्यय है उसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे अधिक जो व्यय होता है वो राज्यों को करों में हिस्सेदारी। तो पहला हो गया कर में राज्यों की हिस्सेदारी। दूसरे नंबर पे आएगा केंद्रीय योजनाएं, जो केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं उस पर व्यय किया जाता है। फिर
उसके बाद आएगा तीसरा नंबर केंद्र प्रायोजित योजनाएं, और आखिरी नंबर पे आएगा सब्सिडी व पेंशन। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा डी। यद्यपि सब्सिडी और पेंशन यदि इन दोनों का योग है तो ये केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसके व्यय से अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है गुस्टाव कैसल ने। और ये प्रश्न अभी यूपी पीजीटी 2021 की परीक्षा में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है और किस वर्ष तक स्थिर रखने का लक्ष्य है? तो 2035, 2040, 2045 या 2050। तो इसका सही उत्तर है सी 2045। 2045 तक भारत की जो जनसंख्या है उसको स्थिर रखने का लक्ष्य जनसंख्या नीति 2000 में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो वक्तव्य दिया गया है उसको कथन और कारण से इसको जोड़ना है। तो निवल निर्यात विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का एक भाग होता है, और आर है कि विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेश के अर्जित आय तथा उस देश की घरेलू सीमा में अनिवासियों द्वारा अर्जित आय का अंतर होता है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते निम्न में से किसकी सहायता से निर्धारित होते हैं? ए थोक मूल्य सूचकांक, बी जीवन निर्वहन लागत सूचकांक, सी उत्पादन सूचकांक या डी प्रतिभूत मूल्य सूचकांक। तो इसका सही उत्तर है बी जीवन निर्वहन लागत सिद्धांत। इन सूचकांक के माध्यम से कर्मचारियों के व्यय निर्धारित होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यय कर लगाने का सुझाव सबसे पहले दिया? ए हिक्स, बी डाल्टन, सी काल्डोर या डी मसग्रेव। तो इसका सही उत्तर है सी काल्डोर। काल्डोर ने सबसे पहले व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। मौद्रिक उत्पीड़न की जो नीति है उसके माध्यम से सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा आय के स्तर में वृद्धि कर सकता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा डाली जाएगी तो उससे रोजगार और आय के स्तर में वृद्धि होगी। तो ये ए तो सही है, और कारण जो दिया गया है मौद्रिक उत्पीड़न की जो नीति का है वो गुणक प्रभाव काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि कीन्स ने रोजगार सिद्धांत के प्रसंग में निम्न कथन में कौन सा सत्य है, कौन से सत्य हैं? तो पहला है प्रभावपूर्ण मांग रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है, ये सही है। दूसरा है प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक समग्र मांग व समग्र पूर्ति है, ये भी सही है। और तीसरा है विनियोग केवल ब्याज की दर पर निर्भर करता है, ये गलत है। निवेश जो है कीन्स के अनुसार ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ए एन.के. सिंह, बी एस.एस. मुद्रा, सी साइरस मिस्त्री या डी सौम्य क्रांति घोष। तो इसका सही उत्तर है ए एन.के. सिंह। और इस प्रश्न को देखने से ही लगता है कि इसका सही उत्तर जो है वो एन.के. सिंह है, जबकि कई ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुत ही भ्रमित करने वाले हैं।